साथ आने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पूरी की हुई है। वो खुद को एक सोशलिस्ट अम्बेडकराइट बताते हैं और बहुजन एक्टिविज्म में खुल के हिस्सा लेते हैं। तो आज उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और एक बहुत ही अच्छा रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मेरे लिए एक्चुअली जब आपसे मेरी पहली बात हुई थी तो आपने बोला था कि आपका सोशल पॉलिटिकल जो स्टैंड है आपका अम्बेडकराइट सोशलिस्ट है। तो मेरे लिए भी ये मतलब पहली बार मैंने ये शब्द सुना था। कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, सेंट्रलिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अम्बेडकरिज्म या अम्बेडकराइट वर्ड हम लोगों ने नहीं सुना है। तो अगर किसी लेमैन को समझाना हो तो आप किस तरीके से अपने आप को बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया रुचि, आपने मुझे आमंत्रित किया है। मेरे हिसाब से जो इस देश के बनने की प्रक्रिया है, जैसे जिसे हम मॉडर्न इंडिया कह रहे हैं, उस वक्त जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसको लेकर के अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग नजरिया ये काम करता रहा है। जंगे आजादी के वक्त या उसके पहले जिस समय नवजागरण जिसे मॉडर्न इंडिया में रेनेसां कहते हैं, पूरे पूरे भारत में फैल रहा था, तो एक तरफ राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, तमाम तरह की यादें थी। वो अलग अलग अपने नजरिए से समाज को देख रहे थे, दर्शन को देख रहे थे। उस वक्त भी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, इनकी एक वैचारिक परंपरा कंटिन्यूएशन में आती है। और सुदूर दक्षिण में नारायण गुरु के बाद पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार आते हैं, और जो उस कथित तौर पर जो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी थी, उसको काउंटर कर रहे होते हैं। और पेरियार का वक्त जंग आजादी के वक्त का है, और उस समय भी एक तरफ गांधी खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ अंबेडकर होते हैं। और अंबेडकर अपने को अपने गुरु मानते हैं गौतम बुद्ध और कबीर के बाद फूले को। तीन गुरु उनके होते हैं। गौतम बुद्ध की वैचारिकी कबीर से जुड़ती है, कबीर की वैचारिकी फूले से, और फूले और पेरियार की वैचारिकी अंबेडकर से जुड़ती है। तो ये एक काउंटर नैरेटिव लगातार चला रहा है। अब आज की पीढ़ी या आपके सवाल से जैसा लगा कि बहुत पॉपुलर नरेशन में जिस तरह से कम्युनिज्म है, जिस तरह से राइट विंग की आइडियोलॉजी है, या जिस तरह से एक मिडिल पाथ है कांग्रेस का, एक मिली जुली आइडियोलॉजी का, इतना पॉपुलर नैरेटिव अगर अम्बेडकराइट होने का या सोशलिस्ट होने का नहीं, दुनिया में तो सोशलिस्ट होने का है, लेकिन जब मैं आज देखता हूँ, निश्चित तौर पर इस पीछे एक 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 वजह है कि आजाद भारत के जो बनने की प्रक्रिया थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बात शुरू होती है 26 जनवरी 1950 के बाद मुकम्मल तौर से नए रूप में, उसमें तमाम जिम्मेदारियां इस नए बनते हुए भारत के तमाम इंस्टीट्यूशन पे थी। मसलन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान थे, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो नया ऐसा बनाना चाह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने खाका दिया, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद की सोसाइटी को करना था, पॉलिटिक्स को करना था। लेकिन 90 के दशक तक निश्चित तौर पर ये पैरेलल नरेशन जो था, पैरेलल आइडियोलॉजी जो चली आ रही थी, उसको हाशिए पर रखा गया, और पूरी डिबेट को बाइपोलर या ट्राइपोलर कर दिया गया। अब मुझे लगता है कि 90 के बाद जब चीजें बदली हैं, सोशल मूवमेंट हुए, कल्चरल ढंग से नई चीजों को देखने की कोशिश हुई, तो अंबेडकर फिर से, जिस अंबेडकर को मैं मानकर चलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद दफन करने की कोशिश की गई, अकादमिक इंस्टीट्यूशन में उनकी किताबें नहीं थी। फूले अम्बेडकर, फूले और पेरियार की तो बात ही छोड़ दीजिए, अम्बेडकर तक सिलेबस में उस तरह से जगह नहीं मिली जिस तरह से एक नई आइडिया ऑफ इंडिया में मिलनी चाहिए थी। इसकी वजह से हम इन टर्मिनोलॉजी को नहीं जान पाते, लेकिन आज आजादी के 70 साल बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, मुझे लगता है कि मेरी नजर में आइडिया ऑफ इंडिया
बिना अम्बेडकराइट अप्रोच के हम समझ नहीं सकते। और अम्बेडकराइट अप्रोच का मीन ये है कि अम्बेडकराइट अप्रोच का मतलब सीधा सा ये है कि इस देश में किसी भी तरह की गैर बराबरी किसी का न हो, चाहे वो गैर बराबरी जाति के नाम पर हो या लैंगिक आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो। अम्बेडकर हर तरह की बराबरी की बात करते हैं। इसलिए अम्बेडकराइट होने को अगर मैं एक लाइन में कहूँ, मैं एक ऐसी बराबरी की दुनिया, एक बराबरी का ख्वाब जिसमें सब बराबर हो और सबको सबके हिस्से का हक हुकूक मिले। सोशलिज्म को मैं इस रूप में थोड़ा मानता हूं कि सोशलिज्म उस रिवॉल्यूशन को एक नए पैटर्न पर, अम्बेडकराइट रिवॉल्यूशन को एक नए पैटर्न पर एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। तो मैं सोशलिज्म को बेसिकली अम्बेडकरिज्म में इंक्लूड मानता हूँ, और इसलिए खुद को कहता हूँ कि मैं अम्बेडकराइट अप्रोच से दुनिया देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये तो 6 साल और बीच के एनडीए के सरकारों का मतलब माहौल जो है सो है, और जो रहा है सो रहा है। लेकिन शुरू के जो 70 साल, जो 70 साल करते आए हैं एनडीए की सरकार भी और भक्त लोग भी, उसमें ऐसे क्या क्या, मैं शब्द थोड़े अजीब से लूंगी, हथकंडे अपनाए हैं जिसमें जो लोग हमेशा बोलते रहे कि जिसकी वजह से जो अगड़ा है, जो मैं शब्द बोलूंगी, जो अगड़ा है वो हमेशा अगड़ा, वो अगड़ा ही बनता चला गया, आगे ही चलता चला गया, और जो बाकी लोग हैं वो वही रह गए। मुझे लगता है ना, जिस जिस जगह से हम लोग की बातचीत शुरू हुई थी ना, वो बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया है, दो अलग अलग आइडियोलॉजी है, दो अलग अलग चश्मे हैं, नजरिया है दुनिया को देखने का। एक नजरिया, जिस जिस नजरिया मैं अपना नजरिया मानता हूँ, वो बुद्ध से लेकर के फुले अम्बेडकर पेरियार से होते हुए मंडल तक आता है। वो एक कंक्लूजन का है, वो सबको सबकी बराबरी का, सबको सबका स्पेस देने का एक एक विचार है। इस विचार में ये है कि भाई किसी भी तरह से, किसी भी नाम पर, किसी भी आइडेंटिटी के पीछे कोई एक आइडेंटिटी इतनी मजबूत ना हो कि वो कमजोर आइडेंटिटी को हाशिए पे ढकेले और उनका सारा हक को छीने। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी पैरेलल और शुरू से चली आ रही है, मतलब मानव सभ्यता के इतिहास से दुनिया भर में लिखा गया है, और इस तरह की गैर बराबरी दुनिया भर में रहेगी। भारत में उस गैर बराबरी का ढांचा अलग है, उसका रास्ता अलग अलग है। तो ये दो तरह की वैचारिकी का संघर्ष था। तो एक वैचारिकी जिसमें कुछ लोग बेशक आपको थोड़े लिबरल मिल जाएंगे, थोड़े प्रोग्रेसिव मिल जाएंगे, थोड़े सेकुलर मिल जाएंगे, थोड़े इक्वलिटी की बात करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खांचे में अगर हम रखें, एकदम बाइनरी क्रिएट करें कि भाई हमें बाइनरी में चीजों को देखना है, तो वो दूसरी ही धारा में खड़े होंगे, जो दरअसल किसी भी तरह से, मतलब अपने अपने मूल में उस हेजेमनी को टूटने नहीं देना चाहती। तो 70 साल या अब तक जो कुछ भी चला है, उसका माइंड सेट ये रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मानवीय होता हुआ समाज दिखे, थोड़ा थोड़ा एजुकेट होता रहे, थोड़ा थोड़ा सबको कुछ कुछ मिलता रहे, थोड़ी इकोनॉमिक सुविधाएं मिल जाए, थोड़ा लैंगिक भेदभाव कम हो जाए। ये सब इसलिए कि हम दिखे कि हम सेकुलर हैं, इंक्लूसिव हैं, डेमोक्रेटिक हैं, सोशल जस्टिस को मानने वाले। मैं जिस वैचारिकी की बात कर रहा हूं, अगर ये वैचारिकी रूल करती, इस वैचारिकी को मौका मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, तो उस मौके में ये नहीं कहा गया कि हम ब्राह्मणों से उनका हक छीनेंगे और बहुजनों को देंगे। उसमें यह कहा गया कि बहुजनों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जितना उनका हक बनता है उतना मिले, ब्राह्मणों को जितना हक बनता है उतना मिले। तो ये एक वैचारिक अंतर्विरोध। तो सरकारों में आए लोग कौन लोग थे? जिन जो जो डिसीजन मेकिंग में बैठे थे, जो बड़ी पोस्ट पे बैठे थे, वो वही लोग थे जो हेजेमनी को ब्रेक होते देखना नहीं चाहते। चेहरे कई हो सकते हैं, अब आप ये कहेंगे कि हम सबको एक खांचे में डाल रहे हैं, नहीं, लेकिन वैचारिक तौर पर हम सबको एक तरफ रख रहे हैं, उसमें 19-20 का फर्क होगा। इसी वजह से वो लगातार
नहीं तो आरक्षण उच्च शिक्षा में जो 1950 में मिल गया था एससी एसटी को, वो हायर एजुकेशन में 90 के बाद मिला। मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई 1980 में, और आज मंडल कमीशन का दिन है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन लागू कब हुआ हायर एजुकेशन में? मंडल पार्ट 2 2007 में। तो ऐसे वो देख पाएंगे? वो मां सरस्वती का पावन प्रांगण तो दूषित हो जाएगा ना, अगर जिनको अछूत बनाए रखा गया, जिनको हाशिए पर रखा गया, वो लोग अगर मुख्य धारा में आकर पढ़ने लगे, तो पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी परंपरा पर सवाल करेंगे, आपके सारे शास्त्रों पर, किताबों पर सवाल करेंगे, अपने हक को न मिलने पर सवाल करेंगे। इसलिए वो हेजेमनी, जो कास्ट बेस्ड हेजेमनी है, जो मेल डोमिनेंसी की हेजेमनी है, जो शहरों की हेजेमनी है, जो भाषाओं की हेजेमनी है, इस तरह की हेजेमनी कभी नहीं चाहती है कि नीचे के लोग मजबूत हो। तो जैसे ही वो मजबूत होंगे तो उन्हें गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, और अब तो ट्रोल को अवार्ड देने का, लिंचिंग करने वाले लोगों को जिस देश में सजा न दे करके उनको उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको उनको स्वागत किया जाए उस देश में, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? तो ट्रोल गालियां देंगे। तो मैं इसे एक बड़े फलक पर आइडियोलॉजिकल क्लैश के बतौर देखता हूँ। इसी वजह से उन्होंने अब तक नहीं बढ़ने दिया, इसी वजह से वो अब भी नहीं बढ़ने देना चाहते। अब फिर से वो मनुस्मृति का समाज लागू करना चाहते हैं। दुनिया भर में ये राइट विंग हावी हो रहा है, भारत में भी हावी हो रहा है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल क्लैश होगा। संविधान ने इतनी आवाज दे दी है कि अब वो उनके ट्रोल से, उनकी गालियों से, या 70 साल की उनकी पॉलिसी से उतना हाशिए पर नहीं जाएगा। वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़ेगा, और शायद आने वाला वक्त एक बराबरी का समाज बनाए जिसमें सबको सबका हक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल पहले तो किस तरीके का है इन सब बातों को लेके? क्या वो इंक्लूड करता है सब कुछ को? क्या वहाँ के टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इन सब बातों से ऊपर उठ के सोचते हैं, या वो भी क्या बाहर के इन चीजों से ग्रस्त हैं, या फिर वो इन चीजों को छोड़ चुके हैं, कि क्या है? या सिर्फ वो अंदर ही इंक्लूसिव हैं और फिर बाहर जाके वो फिर वापस से वैसे ही हो जाते हैं? इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या देश का कोई भी कोना हो, वहां का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन वहां होता है। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को चेंज करने के लिए भी कुछ कुछ ऐसी रोशनियां पैदा करता है जो सोसाइटी को बदले, सोसाइटी को इंक्लूसिव और इक्वल बनाए। लेकिन जो सोसाइटी की दिक्कतें हैं वो इंस्टीट्यूशन में आती हैं, तो उसी के बीच से सोशल कंडीशनिंग के जरिए, सोशल ट्रेनिंग के जरिए लोग चल करके विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आते हैं। तो ये इन विश्वविद्यालयों को तो मैं हाईली कास्टिस्ट मानता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो मेरा अनुभव रहा है, जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, ये विश्वविद्यालय वही मां सरस्वती के पावन प्रांगण ही हुआ करते थे, और आज भी इन विश्वविद्यालयों में कमोबेश वैसी चीजें। मंडल लागू हुआ, एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हुआ, तो डेमोग्राफी चेंज हुई। शोध करने वाले विद्यार्थियों में, क्लासरूम में अलग अलग पहचान के लोग आने लगे। पहले वो अपवाद थे, अब थोड़ा व्यवस्थित तौर पर आने लगे। तो डेमोग्राफी चेंज हुई। रिजर्वेशन न होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन न होता, तो वो सारी चीजें शायद नहीं हो पाती। विश्वविद्यालय कभी मंडल विरोधी आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलनों के गढ़ हुआ करते थे। उन्हीं विश्वविद्यालयों में अब जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल के नारे लगे, और हमने वो नारे लगाए। शायद वो बदलाव कुछ कुछ दिखता है। निश्चित तौर पर ये बड़ा बदलाव है। बावजूद इसके, अगर मैं मानसिकता की बात करूं, साइकोलॉजी की बात करूं, माइंडसेट की बात करूं, बहुत दिक्कतें हैं। स्टाफ रूम के माहौल से लेकर के, क्लासरूम के माहौल, एडमिनिस्ट्रेशन के माहौल से लेकर के, किसी भी ट्रेड यूनियन के अपने अपने फंक्शनिंग के माहौल तक, वहां साफ तौर पर दिखता है कि कास्ट क्या चीज होती है, रिजर्वेशन से आने का मतलब क्या होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ये माना जाता है। तो दिक्कतें सोसाइटी ने आज तक नहीं समझा कि सोशल जस्टिस क्या है। अंबेडकर को दलितों का मसीहा बनाया गया। फूले अंबेडकर पेरियार को कभी इस देश का क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नहीं बनाया गया।
तो वो रिफ्लेक्शन कैंपस में दिखता है। बहुत मुश्किल वक्त है, शिक्षकों के भीतर एक बेचैनी है, वो डाइवर्सिटी को अब उस नजर से खारिज नहीं कर सकते, स्टाफ रूम में बैठने से रोक नहीं सकते, आर्गुमेंट करने से रोक नहीं सकते। तो वो हिम्मत तो है, बहुजनों के तबके में वो हिम्मत आई है। शुरुआत में जब वो पहली पीढ़ी आई, पहले कुछ लोग आए तो उनको समझौता करना पड़ा। हमारी पीढ़ी के जो लोग आए हैं वो इतना जल्दी झुकते नहीं, उनकी रीढ़ थोड़ी मजबूत है, तो उसका असर कैंपस में दिखता है। फिर भी मैं बहुत आने वाले कल में बेशक उम्मीद देखता हूं कि कैंपस और डेमोक्रेटिक होंगे और सोशल जस्टिस में होगा, जेंडर जस्टिस होगा, लेकिन फिलहाल उनकी स्थितियां कोई बहुत संतोषजनक नहीं। कि क्या एक अपर कास्ट का आदमी जातिवाद की लड़ाई लड़ सकता है? लाइक सीधा सा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग एक्टिविज्म में उतर जाते हैं, अपर कास्ट के लोग। आपको क्या लगता है कि इस पे क्या राय होनी चाहिए? जातिवाद की लड़ाई में क्या अपर कास्ट के लोगों का क्या रोल होना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत बहुत गहरा सवाल है। मैं ये मानता हूं कि अगर गरीबी उन्मूलन की लड़ाई है तो बेशक आपको लगेगा कि अमीर उसकी लड़ाई नहीं लड़ता। अंबानी, टाटा, बिरला आप कभी सड़क पे आंदोलन करते हुए नहीं नजर आएंगे कि इस देश में गरीब बहुत है, उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए। गरीब खुद लड़ता है। कास्ट को लेकर के जिन लोगों के ऊपर अमानवीय शोषण हुए, उन्हें हक हुकूक हिस्सेदारी से वंचित किया गया। अंबेडकर, फूले, पेरियार अपर कास्ट से नहीं पैदा हो पाए। सीधा सा जवाब है। जाति का उन्मूलन एक दलित महार ही लिख पाया, गुलामगिरी एक माली ही लिख पाया फूले, सच्ची रामायण चरवाहा जाति का एक पेरियार ही लिख पाया। अगर ब्राह्मण तबके को वाकई जाति उन्मूलन करना है तो वो ब्राह्मण तबके के लिए कोई मूवमेंट खड़ा करे और कहे कि ब्राह्मणों बदलो, तुम क्यों जाति के नाम पर शोषण कर रहे हो। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी आंदोलन कर रहे हो और उसमें सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण आकर के लीड करे तो वो तो हाईजैक करना हुआ। आप पीछे आइए, दरी वरी बिछाइए, थोड़ा झंडा ढोइए, थोड़ा पीछे रह के नारा लगाइए, थोड़ा व्यवस्था में लगिए, मंच पर एक आदिवासी को चढ़ने दीजिए, मंच पर एक दलित को रहने दीजिए। वो आपसे कम अच्छा बोले। अच्छा बोल करके अगर आपको सब कुछ ठीक कर लेना था तो अपने तबके को आप उसी अच्छे बोलने से बदल लीजिए। पूरा आकाश आपके सामने। तो मंच पे चढ़ने दीजिए एक दलित को, एक पिछड़े को, एक महिला को, एक पसमानदा को, एक आदिवासी को। तो ये मेरा नजरिया है और निश्चित रूप से मैं उस सवर्ण तबके को अप्रिशिएट करता हूं कि जो डी कास्ट होने की कोशिश में है। तो डी कास्ट होइए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अपने सजातीय लोगों को डिकास्ट करिए। हमारी बात वो नहीं मानेंगे, आप अपनी बात बनाइए। अब दयानंद सरस्वती, विवेकानंद के फॉलोअर होंगे तो बात अलग है, वेदों में विज्ञान ढूंढेंगे आप। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना, साफ तौर पे कहना है। महिलाओं की नुमाइंदगी महिलाओं के बीच से, उसमें भी दलित, पसमानदा, आदिवासी महिलाएं आगे बढ़ गए। जाति उन्मूलन की लड़ाई अगर ब्राह्मण को लड़नी है तो ब्राह्मणों के बीच महासभा बनाए, ब्राह्मण महासभा पूरे देश में सड़कों पर आंदोलन करे और कहे कि हम ब्राह्मण एक साथ खड़े होकर के डी कास्ट होकर के कह रहे हैं इस देश से जातिवाद खत्म। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके सर। एक्चुअली मेरे पास जितने क्वेश्चन थे उससे ज्यादा हैं और आगे जितना भी मौका मिलेगा मैं पूछती रहूंगी और आपसे बात होती रहेगी। लेकिन जितना मौका मिला आपसे पूछने का मेरे को बहुत कुछ पता चला और मैं पढ़ती रहूंगी आपने जितना कुछ बताया मुझे। ये सब लड़ाइयां चल रही हैं और चलती रहेंगी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है और आपके सवाल बहुत अच्छे थे। मुझे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा रुचि जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मुझे थोड़ा वक्त देने के लिए। थैंक यू। एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।